पिघने का नाच नचाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है और उन्होंने ये भी कहा कि दे वांट टू डोमिनेट योर एवरीथिंग। आपकी टेक्नोलॉजी को स्टील करेंगे, आपके मार्केट्स को डोमिनेट करेंगे। लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का, जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पे मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया है, जब तक इंडिया नेहरू खानदान के अंडर रहा है इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जोन सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई। कराची एयरपोर्ट के हवाले से भी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें खड़े जहाज भी पानी में डूब रहे हैं। बैड गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस ही नहीं है, मजाक बना के रख दिया हुआ इन्होंने मुल्क को, मुल्क के लोगों को। शहर कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है और उस शहर को कोई नहीं चला पा। खबर यह है कि तिगने का नाच नचाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि हमें तिगने का नाच नचा दिया। तिगने का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अब कर्जे की किस्त क्यों नहीं मिली? जो फंड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले? कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं। और इसकी वजह यह है कि आईएमएफ के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। और मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया आईएमएफ के मुतालिक कि आईएमएफ के प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि आईएमएफ ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे। इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं जो हम नहीं मानना चाहते थे और नहीं मान सकते थे, लेकिन हमने उनकी वो वाली कंडीशंस भी मानी हैं। तो तिगनी का नाच भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। तो क्या आईएमएफ का प्लान हमें नहीं मिल रहा? मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो आएँ और वो बताएं कि उन्होंने जो बात कही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, वो बात सही नहीं है, क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फ़ंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना फाइनेंस में। अच्छा, अगर किसी और तरफ से ही बात आई होती, मसलन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की होती तो हम उस पर यकीन ना करते। हम इस वजह से ना यकीन करते, हम कहते कि देखें वो तो अपोजिशन में है, वो तो बात खिलाफ करेंगे, वो तो पहले ही ये बात कर रहे हैं कि देखें ये लोग जो है मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क नज़र आ रहा है। हम उनकी बात ना मानते, लेकिन बात ये है कि ये बात एक क्रेडिबल सोर्स से आई है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब ये है कि हुकूमत से आई है। अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ़ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ़ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले आई और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, उस ख़तरे से, और बड़ी कोशिशें की गई और वो कामयाब हो गई। अब इमरान खान ये सुनते ही वो तो उछल के उठ खड़े में होंगे और उन्होंने कहा होगा कि बस अब इनके पीछे पड़ जाओ और एक को नई मूवमेंट का आगाज़ होगा कि देखें इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ। आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है और मैं आपको मतलब पता नहीं अब क्या है, कोइंसिडेंस है, मैं तो कोइंसिडेंस ही मानूंगा। मैंने जो बोला आपको इकोनॉमिक टेरर ऑफ चाइना, उन्होंने बिल्कुल वही वर्ड यूज किया, इकोनॉमिक टेरर ऑफ चाइना। मैंने बोला था थेफ्ट ऑफ आईपीआर, उन्होंने बिल्कुल वही यूज किया, थेफ्ट ऑफ आईपीआर। और उन्होंने ये भी कहा कि दे वांट टू डोमिनेट योर एवरीथिंग। आपकी टेक्नोलॉजी को स्टील करेंगे, आपके मार्केट्स को डोमिनेट करेंगे, आपके सोशल इकोनॉमिक सर्कल्स को डोमिनेट करेंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को डोमिनेट करेंगे। ये मैं पिछले फखर भाई 3 साल से कहता आ रहा हूँ और काफी सारा इस पे लिख भी चुका हूँ, आपके शो पे भी कहीं और हमारे नेशनल टीवी पे, कहीं चैनलों पे, कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे मैं ये बोल चुका हूँ कि ये एक चीज कांस्टेंट चाइना कर रहा है। क्योंकि चाइना का जो डोमिनेशन है वो केवल इकोनॉमिक नहीं है। ये नहीं कि भाई देखिए, नहीं तो कहता अमेरिका कहता है ठीक है मैं सारा तेल निकाल दूं और 80% पैसा खुद रखूं, 20% इन्हें दूं, वो उसे बिजनेस कह सकते हैं। चाइना का है कि ट्रेड भी मेरा, तेल भी मेरा, जमीन भी मेरी, तेरा दीन भी मेरा, तेरा धर्म भी मेरा, तू भी मेरा,
तेरी जमीन भी मेरी। ये एक बहुत बड़ा फर्क चाइना बाकी कंट्रियों में। तो आज ये खुल के आए हैं, सामने आए हैं। क्यों आए हैं? दो बड़े बड़े डेवलपमेंट देखिए। वहां अमेरिकन मसरूफ है रशिया यूक्रेनी वॉर में, वो पुतिन को बूचर जो भी कह रहे हैं, अपना उनकी कहानी वहां चल रही है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हैं कितनी कमजोर है अभी, मतलब डायरेक्शन लेस से मैं ये बोलूंगा, उसमें प्रायोरिटी सेट नहीं है। और यहाँ FBI के डायरेक्टर पिछले 1.5 महीने से चिल्ला के कह रहे हैं जितना चाइना आपका IPR चुरा रहा है उतनी दुनिया की सारी कंट्रियां मिला के आपका नहीं चुरा रही। आज वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ ये बयान देते हैं कि पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुका है चाइना, और चाइना का जो टेक्नोलॉजी चुराने का काम है, एस्पेनॉज का काम है, डाटा चुराने का काम है, ये सब चल रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि IMF होश के नाखुन ले। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान माशी तौर पर कमजोर हुआ तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। IMF को जो है वो मैक्सिको होश के नाखुन ले। तो भाई पाकिस्तान का वजीर दाखिला बोल रहा है कि जो IMF है उसको जरा संभल के रहना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए कि हमारे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को कुछ हो जाता है तो ये तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, पूरी दुनिया की तबाही होगी। अबे साले बुकलंडी के, शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया क्या? इसकी शक्ल देखो ना, ऐसा लग रहा है कि कोई कद्दू को किसी ने आग से जला दिया हो भाई। ये इतनी लंबी पुस्की मार दी। ये असल में क्या है कि ये अपने चैनल्स पे या अपने टीवीज पे ये लोग अपने आवाम को पागल बना सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो दूसरी कंट्रियों में हैं, उनको ये लोग जोकर लगते हैं। भाई जोकर की तरह बात करते हैं। या IMF को धमकी दे रहा है भाई, उसको बोले भाई तू जरा संभल के चल, अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया तो दुनिया। अबे ओए टुल्ले, ओए गरीब की औलाद, ओए गरीब आदमी के बच्चे, अबे ओए गरीब देश के गरीब आदमी की पैदावार। लोग दुनिया में ना, पाकिस्तान की औकात क्या है भाई? पाकिस्तान को लोग ऐसे दुनिया में, अरे दुनिया तो छोड़ो भाई, देश, चलो हम अंबानी को ले लेते हैं भाई, इंडिया के अंबानी, वो पाकिस्तान को अपने आगे वाले जेब में रखता है भाई। अंबानी के बच्चे जितने पैसे दिन में ना, उसके छोटे बच्चे जो खर्च करते हैं ना, उसमें ये तुम्हारा जो है ना, ये पुस्की बॉम्ब है, एटम क्या है, ये सब आ जाएगा उसमें। ज्यादा लंबी पुस्की नहीं छोड़ भाई। इतना लंबा पुस्की मार दिया, साला बोलता है कि IMF दुनिया। अबे क्या तबाह होगा दुनिया? दुनिया तो तुम्हारे होते हुए दुनिया की हालत खराब है। जिस दिन तुम लोग उठ गए दुनिया में, ढोल तमाशे और ये सीटियां तालियां बजेंगी। नासूर हो तुम लोग ना, नासूर हो सालो। टट्टी का एक अड्डा हो तुम लोग। वो बोलता है कि दुनिया में तबाही मच जाएगी और पाकिस्तान के साथ अरे देश किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा। कंगले और साले तुम लोग, तुम्हारे पास है क्या? इज्जत है नहीं, पैसा है नहीं, इकोनॉमी है नहीं, गैस है नहीं, पेट्रोल है नहीं साला, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, है क्या तुम्हारे पास? चड्डियां पुरानी, वो भी भाई चाइना की पहनी हुई, और बातें देखो लंबी लंबी पुस्किया भाई। अरे जा यार, अपना काम कर यार, हमें भी अपनी जिंदगी जीने दे। कब तक हम तुम्हारी वीडियो उठा के उस पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे रे? हम बुढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन तुम लोगों में अकल नहीं आई पैंचो। अगर जो बात मुझे जिसकी याद आएगी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की, मैं जरूर बात करूंगी। लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ, या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई हूँ। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको मुझे बात याद आ गई, फिर भूल जाएगी। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का। हम जाती मुखालफत, मतलब उनकी पॉलिसीज का मुखालिफ हूँ मोदी साहब के, ज़ाहिर है आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो उस लिहाज से भी, और उनकी हिंदुवाता पॉलिसी के भी मैं मुखालिफ हूँ, क्योंकि आई थिंक कि वो डिवीजन और मिसोगिनिस्टिक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पर मोदी साहब ने किया है, वो बिल्कुल जायज़, उनके अपने नुक्ता नज़र से ठीक बनता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है।
और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है, जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है, खानदान है, श्रीलंका में देखें जी खानदान है, इंडिया में खानदान है, बांग्लादेश में खानदान है। इंडिया ने जब तक नेहरू खानदान के अंडर रहा है, इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जोन सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई, मनमोहन सिंह के दौर में हुई, और उनकी पॉलिसी से जो चेंजेस आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, उनका फैमिली की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फैमिली के ना होने से वो फैसिलिटेट हुआ। अभी श्रीलंका में जो कुछ हुआ है ये भी आपके सामने है, क्योंकि वो एक ही फैमिली है जो रूलिंग फैमिली है और उसने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। तो इसलिए मोरूसियत की जो अब सियासत चल रही है, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शरीफ, मोनस अलाई, चौधरी शुजात के बेटे, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान के बेटे, असफंदियार वली के बेटे, ये जो चल रही है ये ही हमारी तबाही के इस असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन अभी तो खैर फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की, और हमें वहां से बहुत कुछ, मेरे ख्याल है इन चीजों में तो कम से कम बगैर किसी दुश्मनी के सीख लेना चाहिए।